ठीक है। रिसीट्स के बाद हमारा पॉइंट है पेमेंट का। ठीक है, पेमेंट इसको हम रेवेन्यू बोल सकते हैं रिसीट्स को, और पेमेंट को हम एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों केसेस में पैसे हमारे पास से जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बजट का हमारा सेकंड मेन कंपोनेंट, और उसका नाम है हमारा पेमेंट या फिर एक्सपेंडिचर। इसको हम पेमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो बजट में हमने पेमेंट्स प्लान किए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पेमेंट भी बेटा जैसे हमारी रेवेन्यू रिसीट थी, बिल्कुल सेम इसी तरह दो तरह की हमारी पेमेंट्स होंगी। पहली होगी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और सेकंड होगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अकाउंट्स में हम ये दोनों टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर पढ़ चुके हैं पहले भी। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा विच रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ एन एसेट और रिडक्शन इन लायबिलिटी। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स क्या होंगी? जिसकी वजह से या तो हमारा एसेट बढ़ जाए या फिर हमारी लायबिलिटीज कम हो जाए, तो उस टाइप ऑफ रिसीट्स को हम उस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? विच डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एनी एसेट और रिडक्शन इन लायबिलिटी। ठीक है, सिंपल है। जिस एक्सपेंडिचर की वजह से ना तो हमारा कोई एसेट क्रिएट हो या फिर इंक्रीज हो, और ना ही हमारी लायबिलिटी कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी कमाने के लिए जो किए गए खर्चे होते हैं वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने क्या पढ़ा? विच रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ एन एसेट। या तो कोई हमने एसेट खरीदा है तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, या फिर हमने अपनी किसी लायबिलिटी की पेमेंट कर दी तो वो क्या होगा? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम एसेट परचेज करेंगे तो कोई एसेट बनेगा या फिर एग्जिस्टिंग एसेट इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम अपने किसी लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी खर्चा होगा, लेकिन उसकी वजह से क्योंकि लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, इसीलिए वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ सकता है डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ सकता है हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन। भाई हमने किसी से लोन लिया हुआ था, हमने उसकी पेमेंट कर दी। फिर इसके बाद आ सकता है हमारा परचेज ऑफ एसेट। हमने कोई एसेट परचेज कर दिया। फिर इसमें आ सकता है हमारा इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने अगर कहीं पर इन्वेस्ट किया है तो वो भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, अगर गवर्नमेंट किसी को लोन भी दे देती है तो वो भी क्या होगा? वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो मैं यहाँ पर अदर एक्सपेंडिचर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसके कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं मान लेते हैं कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल को लोन दिया है। ठीक है, नेपाल को क्या दिया है? लोन दिया है। तो मुझे बताओ ये हमारा रिसीट होगी या फिर हमारे लिए एक्सपेंडिचर होगा? तो ये एक तरह की पेमेंट है, हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। अब क्वेश्चन आता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? जब इंडिया की गवर्नमेंट नेपाल को लोन प्रोवाइड कराएगी तो इंडिया की गवर्नमेंट का जो रिसीवेबल होगा या फिर लोन होगा वो एसेट में चला जाएगा, ये वापस आएगा लोन। ठीक है, फ्री में थोड़ा ना दे रहे हैं। तो ये लोन क्या हो जाएगा? एसेट बढ़ जाएगा इसकी वजह से। तो क्या हुआ? एक तरह से हमारा एसेट इंक्रीज हो गया, क्रिएशन ऑफ एन एसेट। तो इसलिए किस में जाएगा?
ये ट्रांजैक्शन जाएगी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब नेपाल की गवर्नमेंट क्या देगी? नेपाल की गवर्नमेंट बदले में क्या देगी? बदले में देगी इंटरेस्ट। तो ये किस में जाएगा? ये हमारा रेवेन्यू रिसीट्स में जाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स में। ठीक है, ये तो एक्सपेंडिचर है तो इन दोनों में ना जाकर ये रेवेन्यू रिसीट्स में चला जाएगा। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? बोलो बेटा। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल और पूछूंगा, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट ना ब्रिजेस बनाती है। ठीक है, ब्रिज बनाती है या फिर हाईवेज बनाती है। तो ये जो हाईवे और ब्रिज बनाने में गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? बोलो। सर कैपिटल होगा। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्यों? क्योंकि जो सर ऐसे बन ब्रिजेस और जाएगा। हाईवे बनेंगे वो हमारे एसेट हो जाएंगे। हाँ, वो हमारे एसेट बन जाएंगे। तो क्योंकि इस खर्चे की वजह से हमारा एसेट क्रिएट हो गया, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट क्या करती है? हाईवे जब कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले गवर्नमेंट टोल टैक्स बना देती है कि चलो हाईवे तो 10 साल में पूरा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन टोल तो आने लगेगा। तो ये जो टोल की पेमेंट आ रही है गवर्नमेंट के पास, ये क्या होगी? एक्सपेंडिचर होगी या रिसीट्स होगी? ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कौन सा रेवेन्यू होगा, कैपिटल या रेवेन्यू रिसीट्स? बोलो। ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट्स होंगी। ठीक है, क्योंकि ये वापस थोड़ा ना करनी है, तो गवर्नमेंट की इनकम है। अब हम टोल टैक्स देते हैं, वो वापस लेते हैं क्या गवर्नमेंट से? नहीं, वो वापस नहीं लेते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट्स हो जाएंगी, यानी उनकी कमाई हो जाएगी। ठीक है, हमारी जो इनकम होती है, अर्निंग्स होती है, हम कभी भी किसी को वापस नहीं करते हैं। चलो, तो ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम बात करेंगे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब था वो एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से ना तो हमारी कोई लाइबिलिटी कम हो और ना ही हमारा कोई एसेट इंक्रीज हो। वो हो जाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, इसमें आ सकता है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट आ सकता है। हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया हुआ है और इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट, तो वो किस में आएगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। और क्या क्या आ सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? बोलो, कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी भी क्या है? वापस थोड़ा ना ले लेती है गवर्नमेंट, तो ये भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बहुत सारे एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, जैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत सारे थे, इसी तरह बहुत सारे एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं इसमें। ऐसे सभी एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से ना तो कोई एसेट बने और ना ही कोई लाइबिलिटी कम हो, वो सभी क्या हो जाएंगे? हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे गवर्नमेंट के। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड मेन कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। भानु, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के बजट के बारे में। तो हमने पढ़ लिया कि बजट में क्या क्या होता है, क्यों गवर्नमेंट बजट बनाती है। हम बात करते हैं कि बेस्ट बजट क्या होता है। बोलो, बेस्ट बजट किसे कहेंगे? हम्म? जिसमें हमारा रेवेन्यू ज्यादा होगा या एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा? सर रेवेन्यू।
अच्छा अच्छा, यानी तुम कह रहे हो कि जो उनका टोटल रेवेन्यू है वो टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा तो इसको हम बेस्ट बजट बोलेंगे, है नो ना? सर, नो सर। बोलो हाँ बोल रहे हो या मना कर रहे हो? देखो बेटा, तीन ही चीज हो सकती है ना, या तो इनकम ज्यादा होगी गवर्नमेंट की, टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगा, कैपिटल प्लस रेवेन्यू, या फिर टोटल रेवेन्यू कम होगा इनका टोटल एक्सपेंडिचर से, है ना? या फिर फर्स्ट वाला। टोटल रेवेन्यू इक्वल होगा टोटल एक्सपेंडिचर के से। तो फिर इन तीनों में से कौन सा बेस्ट बजट है? सर फर्स्ट वाला होना चाहिए। फर्स्ट वाला होना चाहिए। अच्छा चलो, तुमने कहा फर्स्ट वाला होना चाहिए, तो फर्स्ट वाले को पहले स्टडी करते हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है। इसका मतलब ये हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने लोगों से पैसा तो ज्यादा ले लिया, लेकिन उनपे उनकी भलाई के लिए, उनको फैसिलिटीज देने के लिए कम खर्चा किया है। तो गवर्नमेंट बेटा कोई बिजनेसमैन थोड़ा ना है कि पैसे बचाकर वो बिजनेस में प्रॉफिट कमाएगी। गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, गवर्नमेंट काम करती है सोशल सर्विस के लिए, और सोशल सर्विस के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है वो लोगों से ही लेती है गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट लोगों से ज्यादा पैसे लेगी और उनके लिए कम खर्चा करेगी तो क्या ये सही बात होगी? ये सही बात नहीं होगी। तो इसीलिए ये बेस्ट बजट नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या हुआ कि रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अब गवर्नमेंट की इनकम तो कम है लेकिन गवर्नमेंट ने खर्चे ज्यादा प्लान कर दिए। ये सब क्या है? ये सब प्लान्ड है। तो गवर्नमेंट ने प्लानिंग खर्चों की ज्यादा कर दी। तो बेटा खर्चे, जब इनकम ही इतनी नहीं होगी गवर्नमेंट की तो खर्चे कहाँ से पूरा करेगी? इसीलिए ये भी बजट नहीं है बेस्ट। तो इसका मतलब सबसे बेस्ट बजट क्या होगा? सबसे बेस्ट बजट होगा जहां पे गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू उसके टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे कि ये सबसे बेस्ट बजट है, यानी सबसे अच्छा बजट है। ठीक है, इसको आइडियल बजट भी बोलते हैं। तो हमेशा क्या होता है, हमेशा जब भी बजट दिया जाता है तो टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर ही शो किया जाता है, ना ही वो खर्चा ज्यादा दिखा सकते, ना ही रेवेन्यू ज्यादा दिखा सकते। खर्चा ज्यादा दिखाएंगे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खर्चे के लिए पैसा कहाँ से आएगा, जब आपके पास पैसे ही कम है। तो रेवेन्यू ज्यादा दिखाएंगे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका मतलब आप लोगों की भलाई के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं अपने पास। तो इसीलिए हमेशा क्या होता है, खर्चे और इनकम दोनों को इक्वल दिखाना जरूरी है बजट के अंदर। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम बजट। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट बेटा यहाँ तक? आंसर करो जल्दी। नो सर। चलो अब आगे चलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करते हैं जो एग्जाम्स में आती है। क्या जरूरी है कि जब हमने बजट बनाया तो ये दोनों इक्वली आ जाए? टोटल रिसीट और टोटल पेमेंट, टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर, क्या जरूरी है जैसे हमने बजट बनाया दोनों इक्वल आ जाए? ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता है। अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा आ जाता है टोटल रिसीट से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के खर्चे तो ज्यादा होने वाले हैं लेकिन उनके पास रिसीट कम होने वाली है। ठीक है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बजट डेफिसिट। ठीक है, इस सिचुएशन को बोलते हैं बजट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब कमी रह गई हमारे बजट में। हमने खर्चे ज्यादा प्लान कर दिए, इनकम हमने प्लान ही नहीं कर पाई इतनी, तो खर्चे कहाँ से फुलफिल होंगे? खर्चे फुलफिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बजट डेफिसिट के बाद अब मुझे बताओ टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है।
इसी तरह टोटल रिसीट के अंदर रेवेन्यू रिसीट भी है और कैपिटल रिसीट भी है, ठीक है। तो जैसे ही हमने टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया टोटल रिसीट से, तो हमने उसको क्या बोला कि ये हमारा बजट डेफिसिट हो गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारा पॉइंट है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। हमारा सेकंड पॉइंट है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, और रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। डेफिसिट है तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा ना हमारा, ठीक है, और रिसीट्स हमारी कम होंगी, लेकिन कौन से वाली, कैपिटल नहीं, सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम इसमें कंसीडर करते हैं, कैपिटल हम इसमें से हटा देते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर है बेटा यहां तक? बोलो बेटा ये क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम पता करें कि इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलेगा कि गवर्नमेंट की जो अर्निंग्स हैं वो उसके एक्सपेंडिचर से कम है। मैं अर्निंग्स की बात कर रहा हूँ, अर्निंग्स यानी गवर्नमेंट जो बिना लाइबिलिटी क्रिएट किए या बिना एसेट रिड्यूस किए जो इनकम रिसीव करेगी वो उसकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से बहुत कम रहने वाले हैं, ठीक है। और इसीलिए इट इंडिकेट्स inability to meet expenditure। इससे क्या पता चलेगा, ये हमें दर्शाएगा कि गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा। इट मीन्स गवर्नमेंट हैव टू बोरो टू मीट देयर एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। कहाँ से बोरो करेगा, या तो वर्ल्ड बैंक से या आउट ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई, किसी से भी बोरो उसको करना पड़ेगा। यानी गवर्नमेंट के ऊपर क्या होने वाला है, आगे चलकर इंटरेस्ट का प्रेशर आने वाला है, ठीक है। यानी इंटरेस्ट पेमेंट्स will be increased in future, ठीक है। जैसे ही गवर्नमेंट बोरो करेगी अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए तो गवर्नमेंट के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट का प्रेशर भी आ जाएगा, और इंटरेस्ट पेमेंट का प्रेशर आएगा तो क्या होगा बेटा, क्या होगा बताओ। अगर गवर्नमेंट के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट का प्रेशर आएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने टैक्सेस बढ़ा देगी, ठीक है। गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी पैसा, अपने आप थोड़ा ना लेकर आएगी, हमसे ही तो वसूल करेगी गवर्नमेंट पैसा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उस केस में गवर्नमेंट को महंगाई बढ़ानी पड़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी कैसे, गवर्नमेंट अपने टैक्सेस बढ़ा देगी हर चीज पे, ठीक है। विच रिजल्ट्स इन इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन क्यों आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ से पैसे वसूल करेगी, अपने देश के निवासियों से ही पैसे, यानी जो रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है उनसे ही पैसे वसूल करेगी थ्रू टैक्सेस। समझ में आया ये पूरा पॉइंट? बोलो बेटा समझ में आया ये? Yes, sir.
संस्कार? यस सर। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट आने का मतलब कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट से। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल नहीं कर पाएगी। एक्सपेंडिचर फुलफिल नहीं हो पाएंगे तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। सिंपल है, जब गवर्नमेंट की इनकम नहीं है तो जैसे ही गवर्नमेंट लोन लेगी तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ना। और इंटरेस्ट पे करने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? एक और लोन थोड़ा ना लेगी गवर्नमेंट। अपने इंडिया की जो गवर्नमेंट है क्या करेगी? टैक्सेस को बढ़ा देगी। टैक्सेस बढ़ने की वजह से इंडिया में क्या होगा? हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो वो हमारे लिए कोई अच्छी जो संकेत नहीं होंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। चलो आगे चलते हैं। अब वैसे देखा जाए तो बेटा चैप्टर तो हमारा ही कंप्लीट ही हो गया है। अब हम बस दो तीन चीजें डिस्कस करनी है। कुछ हमारे कैलकुलेशंस होती हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। फिस्कल डेफिसिट के बारे में पता करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स। ठीक है, ये मैंने सिर्फ वही फॉर्मूला लिखवाया है। मैं वापस आता हूं हमारे रेवेन्यू डेफिसिट की तरफ। रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से हमें क्या करना पड़ा? हमें बोरो करना पड़ा। ठीक है, बोरो जो हम करेंगे बेटा, ये जो हम बोरो करेंगे पैसा, ये हमारी रिसीट्स में जाएगा या पेमेंट में जाएगा? ये बताओ। बोलो। सर जब हम रिसीव करेंगे तो रिसीट में जाएगा, और जब पे करेंगे तो अभी तो हम बोरो कर रहे हैं ना, पेमेंट की बात ही नहीं है। बोरो कर रहे हैं तो रिसीव करेंगे हम, तो ये हमारी रिसीट्स में जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है कौन सी रिसीट होंगी? ये कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट? कौन सी रिसीट्स होंगी, कैपिटल या फिर रेवेन्यू? बोलो। सर रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू रिसीट। कौन सी रिसीट्स होती हैं जरा बताना मुझे। कैसे पता चलेगा रेवेन्यू है या फिर ये कैपिटल है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट आने की वजह से जो गवर्नमेंट बोरो करेगी, ये बोरो किया हुआ पैसा हम रिसीट्स में शो करेंगे या पेमेंट में शो करेंगे? आंसर करो बेटा जल्दी से। सर कैपिटल रिसिप्ट्स होंगे, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला है भानु ने। ये हमारी कैपिटल रिसीट्स होंगी। टोटल रिसीट्स के अंदर ये कैपिटल रिसीट्स में जाएंगी, क्योंकि जब हम बोरो करेंगे तो लोन ले रहे हैं हम, इससे हमारी कैपिटल, इससे हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, तो इसीलिए ये हमारी कैपिटल रिसीट कहलाएगी। ठीक है, और बेटा हमारा बजट कभी भी इक्वल नहीं आता। उसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं? हम बोरो कर लेते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल कर देते हैं टोटल रिसीट्स। ठीक है, हमारा जो बजट डेफिसिट आता है, इसको डेफिसिट से हटाने के लिए हमें ये दोनों इक्वल करने पड़ेंगे। तो एक्सपेंडिचर तो पहले से ही बढ़ा हुआ है, इसको तो कम हम कर ही नहीं सकते।
तो हम टोटल रिसीट को इंक्रीज कर देते हैं बोरो करके। जैसे हमने बोरो किया और इसमें ऐड किया तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और हमारा बजट इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। ठीक है, हमें ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि पैसा हम कहाँ से लेकर आएंगे, तो फिर हमें बोरोइंग्स इसमें दिखानी पड़ती हैं, ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूँ फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट ध्यान से पढ़ो। फिस्कल डेफिसिट क्या है हमारा? फिस्कल डेफिसिट है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स। यानी मैं बोरोइंग्स हटाकर जब अपनी रिसीट को माइनस करता हूं टोटल एक्सपेंडिचर में से, तो फिर क्या निकल कर आता है? मेरा फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। मान लेते हैं कि मेरी कैपिटल रिसीट है अभी 50,000 और मेरी रेवेन्यू रिसीट्स हैं 75,000। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मुझे दिया हुआ है 87,000 और कैपिटल एक्सपेंडिचर है मेरे पास 50,000। ठीक है, तो मुझे बताओ मेरी टोटल रिसीट्स कितनी हो जाएंगी? टोटल रिसीट्स हो जाएंगी 1,25,000। ठीक है, और मेरी टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,37,000। ठीक है, तो अगर मैंने रेवेन्यू डेफिसिट निकाला तो मेरा रेवेन्यू डेफिसिट कितना आएगा? रेवेन्यू डेफिसिट के लिए क्या करूंगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है मेरा? 87,000 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है? 75,000। तो ये क्या आया? ये मेरा 12,000 आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला? ये तो हमने रेवेन्यू डेफिसिट निकाला। ठीक है, अब हम निकालते हैं फिस्कल डेफिसिट। चलो इसको 60,000 मान लेते हैं ये लोग। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने 60,000 माना। तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, इसको 50 ही रहने देते हैं, इसको हम 60 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारी टोटल रिसीट्स कितने हो जाएंगी? हमारी टोटल रिसीट्स 1,35,000 हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब मैं निकालता हूं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट मेरा कितना है? फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कितना आया? टोटल एक्सपेंडिचर है 1,37,000। टोटल रिसीट्स कितनी है मेरी? 1,35,000। क्या इसमें बोरिंग्स है? इसमें बोरिंग्स अभी तक नहीं है। ठीक है, तो ये होगी 1,35,000। तो मेरा 2,000 क्या आ रहा है? फिस्कल डेफिसिट आ रहा है। मुझे बताओ, ये जो फिस्कल डेफिसिट है अगर हम ध्यान से देखें तो हम अगर 2,000 रुपए का लोन ले लेंगे तो मेरा फिस्कल डेफिसिट 0 हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? फिस्कल डेफिसिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे 2,000 रुपए का लोन लेना पड़ेगा। रेवेन्यू डेफिसिट ने मुझे बताया कि 12,000 की कम कमाई हुई है। ठीक है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट ने मुझे क्या बताया कि मुझे लोन कितना लेना पड़ेगा? 2,000 रुपए का लोन लेना पड़ेगा। 12,000 का नहीं, 2,000 का बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा 10,000 का फिजिकल डेफिसिट इसके अंदर था, जो हमारा 10,000 का रेवेन्यू डेफिसिट था, वो हमारी कैपिटल रिसीट जो 10,000 एक्सेस थी इससे एडजस्ट हो गया। ठीक है, हमारा जो इसमें लॉस आ रहा था, रेवेन्यू डेफिसिट में जो लॉस था 12,000 का, इसमें से 10,000 किसने कवर कर दिया? हमारी कैपिटल रिसीट ने कवर कर दिया। तो फिजिकल डेफिसिट हमें कितना आया? सिर्फ 2,000 आया। इसलिए ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? सर एक बार रिपीट कर दो ये वाला पॉइंट। मैं ये बोल रहा हूँ कि रेवेन्यू डेफिसिट मेरा 12,000 है और फिजिकल डेफिसिट 2,000 है। ऐसा क्यों है?
ये दोनों सेम क्यों नहीं है? बोलो। रेवेन्यू डेफिसिट मेरा 12,000 है, फिजिकल डेफिसिट 2,000 है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो 12,000 का रेवेन्यू डेफिसिट था, इसमें से 10,000 रुपए मेरे कवर हो गए हैं फिजिकल डेफिसिट में। यानी ये जो देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा है कैपिटल रिसीट, तो 10,000 से ज्यादा है ना, तो 10,000 मेरे यहाँ पर एडजस्ट हो गए, तो मेरा फिजिकल डेफिसिट सिर्फ 2,000 रहा। और फिजिकल डेफिसिट मेरा क्या आएगा, ये एक्चुअल में मेरा बोरोइंग्स आ गया कि इतना मुझे बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको फिर से समझो बहुत ध्यान से क्या है ये। अब मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। मेरा रेवेन्यू डेफिसिट आया 12,000। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, क्या मुझे 12,000 का लोन लेना पड़ेगा? क्या मुझे इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए 12,000 का लोन लेना पड़ेगा? तो मेरा आंसर है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने निकाला कि मुझे लोन कितना लेना पड़ेगा। तो बेटा, लोन लेने का मतलब मेरा फिजिकल डेफिसिट जितना आता है उतना ही मुझे बोरो करना पड़ता है। ठीक है, जितना मेरा फिजिकल डेफिसिट आता है उतना ही मुझे बोरो करना पड़ता है। तो मेरा फिजिकल डेफिसिट सिर्फ 2,000 आया। 2,000 क्यों आया? क्योंकि मेरे रेवेन्यू डेफिसिट को मेरी कैपिटल रिसीट्स ने कवर कर दिया। इसके अंदर कैपिटल रिसीट्स तो नहीं थी ना, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं था, लेकिन इसके अंदर तो कैपिटल रिसीट भी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। ठीक है, तो ये 10,000 ने इस 12,000 को कवर किया, तो बचा रह गया अब भी 2,000। तो मुझे लोन कितना लेना पड़ेगा? मुझे 2,000 रुपए का लोन लेना पड़ेगा। अब बोलो, ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो हमने रेवेन्यू डेफिसिट में ये पता किया था कि हमें लोन लेना पड़ेगा क्योंकि रेवेन्यू में डेफिसिट आ रहा है, रेवेन्यू हमारा कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ये तो पता चल गया लोन लेना पड़ेगा। लोन कितना लेना पड़ेगा? लोन बेटा हम लेते हैं जितना हमारा फिजिकल डेफिसिट आता है। ठीक है, क्यों? बेटा, रेवेन्यू रिसीट्स के साथ साथ मेरी कैपिटल रिसीट भी तो है। हो सकता है मेरी कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट से, ये तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कैपिटल रिसीट मेरी ज्यादा हो जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर से। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने निकाला कि मुझे लोन कितना लेना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है फिजिकल डेफिसिट, और फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सेप्ट बोरोइंग्स। यानी अगर टोटल रेवेन्यू में बोरोइंग्स एडेड है तो उसको हटा दो, फिर माइनस करो। तो क्या आया? 2,000 आया। इसका मतलब मुझे 2,000 रुपए का लोन लेना पड़ेगा अपने बजट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। समझ में आया ये? बोलो बेटा, जल्दी से आंसर करो। यस सर। संस्कार।